नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। सभी ज्योतिष प्रेमियों को आज हम एक नए वीडियो की तरफ लेकर चलेंगे। समझेंगे नवांश और कर्म का क्षेत्र। जन्म कुंडली में कर्म का क्षेत्र दसम भाव होता है। यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह मनुष्य से शुभ कर्म करवाते हैं, अशुभ ग्रह अशुभ कर्म करवाते हैं। परंतु एक बारीक तत्व लेना है, सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करना है। प्रत्येक राशि के 9 भाग करने पर 8 भागोपरांत 9वां भाग भाग्य भाव होता है। उसी भाग्य भाव को, जन्म कुंडली के भाग्य भाव को नवमांश में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए कर्म भाव मीन राशि यहां पर है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। पूरे कर्म भाव के देवगुरु स्वामी बृहस्पति कर्मेश हो गए। लेकिन कर्म का जो भाग्य भाव का मालिक है वो इसमें कौन सा है, उसके बारे में आपको नवमांश चक्र बताता है। कर्म का भाग्य क्या है, कर्म का भाग्य आपको किस मोड़ पर ले जाएगा। एक बात और कहूंगा, कर्म का भाग्य मनुष्य को प्रथम अवस्था के बाद अपना प्रतिफल देता है। मान लीजिए आप 30 वर्ष के हैं, 32 वर्ष के हैं, आप अभी तक किसी कर्म में सफल नहीं हो पाए, तो घबराना नहीं। आपको कर्म के जो स्वामी हैं उनको नवमांश में देखना है। कैसे देखना है उसी को जानने की प्रक्रिया में हम आपको लेकर चलते हैं। मान लिया यहां कर्म भाव का स्वामी बृहस्पति है। नवमांश चक्र में जाने पर पता लगा कि बृहस्पति बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, नवमांश चक्र में। अब वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो नवमांशेश कौन हो गए, मंगल हो गए। अब देखना है कि वो मंगल कहां बैठे हैं, बस किस घर में बैठे हैं, उस मंगल के द्वारा आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। अब आपको देखना है मंगल किसकी राशि में कौन से घर में बैठे हैं, बस आपको नवमांश चक्र का पूरा अनुभव हो जाएगा। तो हम खाली यहां पर लेकर चलते हैं कर्मेश को। पहले साधारण रूप से जन्म कुंडली में देखते हैं। जन्म कुंडली में कर्म भाव में यहां का जो स्वामी लग्न में बैठे, तो लग्न में बैठने पर जातक को अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करता है, व्यक्ति को आलसी नहीं बनाता। लेकिन कब, जब यहाँ का मालिक यहाँ के मालिक के साथ मित्रता रखता होगा तो। नहीं, यहाँ का मालिक यहाँ बुरी स्थिति में बैठ जाए तो जातक को बुरे परिणाम देता है। कर्म का मालिक धन भाव में बैठा हो तो जातक को धन की कमी नहीं होती कर्म के द्वारा, लेकिन धनेश और कर्मेश मित्र होने चाहिए। बस इसी को जानने की विधि कहते हैं, और इस विधि को जो जान लेता है उसे ज्योतिष विधायक कहते हैं। तो जन्म कुंडली में कर्म भाव का स्वामी कहां बैठा है वो बात अलग हो गई, लेकिन नवमांश चक्र में आप जाएं और देखें कि नवमांश चक्र में कर्म भाव का स्वामी यदि लग्नांतर्गत बैठा होगा, अभी मैं फिर कह दूं कि आपको राशि पर नहीं ले चल रहा हूं, ये मैं अगले एपिसोड में आपको समझाऊंगा। अभी मैं आपको केवल कर्मांश, कर्म के स्वामी को नवमांश कुंडली में, मान लो बृहस्पति है और नवमांश चक्र में जाने पर पता लगा कि वो लग्न में बैठा है, तो जातक जन्म से ही, पहले से ही, प्रारंभ से ही, क्योंकि ये पहला भाग है, पहले से ही कर्मठ, कर्मशील होगा, उद्यमशील होगा, सहनशील होगा, भाग्योदय कारक होगा। जातक अपने कर्मों से बहुत बड़ी प्रगति करेगा, राज्य भोग इत्यादि की प्राप्ति करेगा। जन्म कुंडली के कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में द्वितीय घर में बैठने का मतलब है
कि जातक का जो बाल्यावस्था है वो सुखमय था, बशर्ते शुभ और अशुभ का फल भी देखना है। वहां पर अशुभ होगा तो बचपन में तकलीफ होगी, विद्या में तकलीफ होगी, पढ़ाई में तकलीफ होगी। लेकिन यदि शुभ है, नवमांश चक्र में द्वितीय भाव में बैठा है, तो उसके जैसे 3 वर्ष के बाद, यहां 3 लिखा हुआ, 3 वर्ष के बाद जैसे चौथे वर्ष में लगेगा, जातक के पास धन, वैभव, संपन्नता, विपुल ऐश्वर्य, अच्छा परिवार मिलेगा। क्योंकि ये परिवार कुटुंब भी है, वाणी भी है। इसलिए जब कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में द्वितीय भाव में बैठा होगा, तो जातक की वाणी समुचित बढ़िया होगी, व्याख्याकार होगा, अनुभवशील होगा। जातक का भाग्य बचपन से ही उदय हो जाता है। जब कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में देखें तृतीय भाव में बैठा है, तृतीय भाव किस विषय का द्योतक है? यह पराक्रम है, भुजाओं का बल है, हवाई यात्राओं, छोटी छोटी हवाई यात्राओं का बल है, और छोटे भाई बहनों का घर है। तो छोटे भाई बहन, मित्र, कुटुंबियों से इस व्यक्ति को लाभ भी होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों को अपने माध्यम से लाभ देगा। सहोदरों से, संबंधियों से उसकी बहुत अच्छी पटेगी। कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में चतुर्थ में बैठा हो, मैं पहले कह चुका हूं, अभी राशियों की बात नहीं कर रहा हूं, राशियों की बात बाद में करेंगे। तो जातक का जो मध्य अवस्था होता है, मध्यकाल का अवस्था, वो अत्यंत शुभ फलप्रद हो जाता है। ठीक है। यहां अगर चतुर्थ में बैठा होगा तो कर्म भाव का स्वामी मात्र पक्ष में बैठा हुआ सुख, संपत्ति, वाहन, मकान, मात्र सुख इत्यादि देगा, और जातक अच्छे रहन सहन में पालित होगा। कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में पंचम बैठा हो, पंचम भाव पुत्र है, अचानक धन लाभ है, ऐश्वर्य है, उपासना है, पूजा है, ये गुरु भाव है। तो पंचम पुत्र भाव भी है, उदर भाव भी है। लिहाजा जातक के पास नवमांश में कर्मेश बैठा हो तो जातक को अपने पुत्रों के माध्यम से भी सुख मिलता है, और जातक स्वयं विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा होता है। कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में, हालांकि जन्म कुंडली में कहीं बैठा हो, लेकिन अगर नवमांश चक्र में छठे बैठ जाएगा तो निश्चित है कि वह द्वितीय अवस्था में रोगी, कर्जी और शत्रुओं से घिरा रहेगा। कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में छठे बैठा होगा तो परिणाम बुरा देगा। अगर शुभ है तो जातक कर्जा देगा, जातक स्वस्थ रहेगा, जातक डॉक्टर इत्यादि बन सकता है, कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देगा। लेकिन अशुभ होगा तो बहुत बुरा फल देगा। जन्म कुंडली के दसम भाव का जो स्वामी नवमांश में सप्तम बैठा हो तो इसका प्रतीक यह है कि जातक अपने जीविका तो चलाएगा ही चलाएगा, उसका जीवन साथी भी उसकी जीविका में पूर्ण सहयोग देगा। जातक का जीवन साथी कार्य क्षेत्र में सफल, सक्सेस होगा, और जातक को परिपूर्ण प्रेम प्रदान करेगा। यानी उसका गृहस्थ सुखमय होगा, क्योंकि सातवां घर गृहस्थ है, इसलिए शुभ फल देगा। जन्म कुंडली में कर्म भाव का स्वामी कहीं भी अच्छा बैठा हो, लेकिन नवमांश में यदि अष्टम भाव में बैठा होगा तो जातक द्वितीय अवस्था में ध्यानी, ज्ञानी, महात्माओं के साथ रहने वाला भी होगा। लेकिन अगर बुरा हुआ तो जातक को अंतिम अवस्था में अल्प आयु देगा, यानी उसे आयु के बीच में ही जान जोखिम में पड़ने का भय रहेगा। अल्प आयु का मतलब होता है 50 से कम आयु। बाकी आप देखिएगा, जन्म कुंडली के कर्म भाव का स्वामी नवमांश में यदि नवम भाव में बैठा होगा तो जातक अपनी संपत्ति का बहुत हिस्सा द्वितीय अवस्था में साधु संतों की सेवा में, धर्म में,
कुल परंपराओं को निभाने में, यज्ञ कर्म आदि में खर्चा करेगा। गुरु के प्रति उदार, गुरु के प्रति समर्पित भाव देगा, क्योंकि नवा घर गुरु है, धर्म है, और कहीं ना कहीं पिता को परम सुख देगा। कर्म भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहीं बैठा हो, लेकिन नवमांश में कर्म भाव में बैठा होगा, तो जातक व्यापार में उच्च अवस्था प्राप्त करेगा, पिता के लिए शुभ परिणाम देगा, मां के लिए शुभ परिणाम देगा, जातक का व्यापार बढ़ती हुई कलाओं में जाएगा, और जातक को राज्य स्तर से लाभ होगा, गवर्नमेंट जॉब इत्यादि से लाभ होगा। अपनी कुंडली देखिएगा आप, ऐसा है। इसका दूसरा पहलू मैं पहले कह चुका हूं, मैं बाद में दूंगा, कि जब कर्म भाव का स्वामी मान लो वृश्चिक में बैठा है और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, तो मंगल नवमान से किस राशि में बैठा हुआ, तो क्या परिणाम होगा, वो हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। कर्म भाव का स्वामी जन्म कुंडली में कहीं बैठा हो, लेकिन आमदनी में बैठा हो नवमांश में, आय भाव में, तो निश्चित ही जातक को द्वितीय अवस्था में सर्वाधिक आय मिलने लगती है। अच्छे बड़े उच्च स्तर के मित्रों के साथ इसका सहयोग, और उससे सहयोग इनको होता है। बड़े भाई बहनों के प्रति उदारता, बड़े भाई बहनों के साथ इसको लाभ मिलता है। जन्म कुंडली का कर्म भाव का स्वामी द्वादश नवमांश चक्र में बैठा हो, तो इस बात का प्रतीक है कि जातक अपनी वृद्धावस्था में अपव्ययी बन जाएगा। जातक के पास अपनी संपत्ति होते हुए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा। जातक का पैसा कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी मुकदमे में खर्च होगा। जातक का पैसा किसी कलंक से बचने के लिए खर्चा होगा। जातक बेईमानी की तरफ चल पड़ेगा और उसको जो नहीं चाहिए था वृद्धावस्था में कलंक लगने लगता है। तो कर्म भाव का स्वामी 12 घरों में इस प्रकार से नवमांश चक्र में देखने की प्रणाली तो ये है, लेकिन अभी इसको अगले एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहले हम 12 घरों के स्वामियों को देखेंगे जन्म कुंडली में नवमांश चक्र में कहाँ बैठे उसका फल, लेकिन बाद में हम आपके साथ चर्चा करेंगे 12 घरों तक कि आपके नवमांश में कर्म भाव का स्वामी किस नवमांशेष में है, किस नवमांश में है, और उसका नवमांशेष कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी कन्या में बैठा है, कर्म भाव का स्वामी नवमांश चक्र में कन्या में बैठा है, तो कन्या का स्वामी कौन हो गया, बुध हो गया। अब उस बुध को हम देखेंगे लग्न में बैठा है, द्वितीय भाव में बैठा है, तृतीय भाव में बैठा है, कैसे क्या प्रॉफिट, कैसे क्या लॉस होगा, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। नवमांश चक्र के इस विशिष्टतम सूत्र को लेकर आगे चलते रहेंगे। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो जरूर वीडियो देखें, और यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देखें, क्योंकि हमने सूत्रों को ही लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किया है। कुछ भी अपने मन से नहीं, बिना ग्रंथ अवलोकन किए नहीं दिया है, और यही विधा आपको समझनी है। और अगर आपने ये विधा समझ ली तो आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। अपनी कुंडली तो देखेंगे, दूसरे की कुंडली का भी अनावरण कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। यहीं पर लेते हैं विदा, अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।